अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आप करेंगे या मैं कर दूँ? आप करना चाह रहे हैं? आप वैसे तो मैं बहुत सारे काम आपके करता ही हूँ, आज कर देता हूँ, इसमें क्या है ऐसी बड़ी बात। मैंने ये एक शेर पढ़ा और ये अनवर मसूद साहब का शेर है। अच्छा। और अनवर मसूद साहब ने इसमें जो नक्शा खींचा है वो आप ज़रा सुनिए और फिर उसके बाद उस पर अपना इजहार ख्याल कीजिए। वो नक्शा किस चीज़ का खींचा है? ये किस चीज़ का खींचा है आप देखिएगा। अच्छा, ओके। आपने कारोबार का पूछा, आपने कारोबार का पूछा, बस यही काम काज करते हैं। आपने कारोबार का पूछा, बस यही काम काज करते हैं। है यही शुगल एक मुद्दत से, हम फ़कत एहतजाज करते हैं। आए हाय, क्या बात है, कैसा, क्या बात है, क्या बात है। ये अनवर मसूद साहब, फिर अनवर मसूद साहब है। अनवर मसूद साहब है, अनवर मसूद। पूरी कौम का नक्शा उन्होंने खींच दिया इस शेर में कि हम एक बार फकत पूरा शुरू से। आपने कारोबार का पूछा, आपने कारोबार का पूछा, बस यही काम काज करते हैं। है यही शुगल एक मुद्दत से, हम फ़कत एहतजाज करते हैं। क्या तो बस एहतजाज ही एहतजाज है, कोई काम करें ना करें एहतजाज। और ये आज हम डेडिकेट करते हैं पीडीएम को और आवाम को, जिस पे कि एक और बम पेट्रोल का गिर गया है। तो अब ये तो एहतजाज तो सबका ही होता रहा है ना। लेकिन ये है जो अपोजिशन में होता है वो एहतजाज करता है। खान साहब ने एहतजाज किया था, आज अपोजिशन एहतजाज कर रही है, मीडिया वाले एहतजाज कर रहे हैं, सब एहतजाज करते हैं। लेकिन एहतजाज पीडीएम का जो है वो भी एक बड़ा मुनफरिद है, पता नहीं चलता कि एहतजाज है या क्या है, समझ नहीं आती। इसलिए ये खास तौर पे उनको डेडिकेटेड है। इस दौर की एहतजाजी जो कुव्वत है उसको ये डेडिकेटेड है शेर। बस यही शुगल है एक मुद्दत से, हम फकत एहतजाज करते हैं। तो बस ये था आज का काम का मुद्दा। अब हम आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। बिल्कुल जी। कराची के मसाइल, दी एवरग्रीन एंड दी एवरलास्टिंग मसाइल जो हैं उनको हाईलाइट करेंगे। दोबारा से कोशिश करेंगे कि कुछ हल अगर हम निकाल सकें, और अगर ना भी निकाल सकें तो आपके लिए बहुत सारा मटेरियल छोड़ जाएंगे। आप लोग उस पर सोचिए और आप लोग हल निकालने की कोशिश कर लें। बिल्कुल, एक तो ये हमने काम करना है। दूसरा, हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी माहिर कानून से जिन्होंने ऑस्ट्रिया में एक अवार्ड जीता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखिए, उसकी स्पेलिंग जे से शुरू होती है, JUSTITIA। बिल्कुल, जस्टिटिया या जस्टिशिया। लेकिन जब हमारी उनसे डिस्कशन वगैरह हुई, हम बड़े मतलब वो थे ना, तजस्सुस में थे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो उन्होंने बताया ओस्टिशिया। तो ओस्टिशिया, ऑस्ट्रिया की जो लैंग्वेज है उसमें जे साइलेंट होता है। जे साइलेंट लगाते क्यों भाई, फजूल खर्ची, इंक भी जाया हो रही है, लोगों के अंदर कंफ्यूजन भी बढ़ रही है। लेकिन बस जी, नहीं तो हम भी तो जे हटा देते, नहीं तो हम भी तो स्कूल में एच लगाते हैं ना। स्कूल में हम नहीं लगाते, वो अंग्रेज नहीं, मतलब मैं नहीं, लेकिन मतलब हम उसको स्कूल तो नहीं कहते, SKOOL कर दें, SKOOL कर दें या SCOOL कर दें, स्कूल कर दें। सी तो फिर भी जो है वो एच साइलेंट है। देखिए कैसा, देखिए बहुत सारे अंग्रेजी में पूरी फुल टाइम में जागी हुई हूँ इस वक्त। अंग्रेजी के मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे कि कौन कौन सा जो है ना वो बट और पुट वाले जो मसाइल हैं, BUT बट क्यों है और PUT पुट क्यों है, ये मसाइल जो है इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आज जो है वो आपकी मुलाकात उन खातून से करवानी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। उसके अलावा अफगानिस्तान में कुछ मामला चल रहे हैं, उस पर भी हमने नजर डालनी है। फिर बिल्कुल जी, थप्पड़ का मामला चल रहा है। हम टेलीविजन नेटवर्क का एक ड्रामा जिसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी सी जनरेट हो गई और ओपिनियंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। गौहर रशीद साहब, उन्होंने ये सीन क्यों किया, उनको डायलॉग क्यों पसंद आया, या वो सारा जो मामला था वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर उस पर उन्होंने जो शर्मिला फारूकी साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उन्होंने उस पर एक तरह से हल्का सा एतराज़ी पॉइंट उठाया है। वो नुक्ता ये है उनका, उन्होंने कहा है कि अगर कोई औरत थप्पड़ मार दे किसी मर्द को, कोई छेड़ रहा हो उसको या कोई तंग कर रहा हो, तो फिर उस औरत के साथ क्या होता है। तो बेसिकली वो औरत कमज़ोर है और वो अपने लिए लड़ भी नहीं सकती। बेसिकली शर्मिला साहिबा का पॉइंट ही है। तो इस पर हम दोनों मौक़िफ़ लेंगे, दोनों से बात करेंगे, जानेंगे कि कौन क्या कहना चाह रहा है। आप लोगों का भी मौक़िफ़ ले लेंगे और क्या, क्योंकि आप भी हमारे अहम व्यूअर हैं। बिल्कुल, आपके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जिन खवातीन ने थप्पड़ मारे हैं वो भी हमें फ़ोन करके बताएं, और जिन मर्द हजरात ने कभी किसी को से थप्पड़ खाया है वो भी बता दें। कौन सी आपकी आइडेंटिटी तो बताएगा नहीं कि मैंने किसी खातून को थप्पड़ मारा है, वो तो कहेगा नहीं, लेकिन खाया है वो बता सकते हैं आप। एनीवे, ज़्यादा नहीं मारती हम खवातीन, हम इतनी वायलेंट नहीं है। लेकिन शर्मिला साहिबा का जो है वो आर्गूमेंट ये है कि वायलेंस से वायलेंस फैलता है मज़ीद।
तो इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान की फुटबॉलर्स पाकिस्तान आई हैं, पाकिस्तान से कहाँ जाएंगी, इस पर हमने बात करना है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई, सोने की कीमत बढ़ गई, सोने की कीमत बढ़ गई, जागने की अहमियत बढ़ गई और जिंदा रहने की कीमत बढ़ गई। तो बस ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इस पर भी हमने बात करनी है कि ये महंगाई का तूफान कहाँ तक जाएगा। और आंखों का जो मुद्दा है वो हमने आज उठाया है और बताएंगे हम आपको कि लेंसेज लगाना और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, इन दोनों मामलों पर हम बात करेंगे। तो ये है जी हमारा आज का रनडाउन। अब ज़रा बात करते हैं मौसम की, और मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या होगी। जी लाइए जी मौसम की स्लाइड लगाइए। स्लाइड आ गई आपके सामने। इस्लामाबाद में है जी कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये देखें सूरज आपको हर जगह नज़र आ रहा है, सूरज की हिद्दत और शिद्दत दोनों आपके सामने है। लाहौर में कम से कम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कराची में है जी कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो हीट वेव वाला मामला है वो काफ़ी ज़्यादा है कराची में, और कराची वाले 1-2 दिन मजीद एहतियात कर लें, क्योंकि कराची में कल थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, बहुत हल्की सी बारिश हुई, किसी इलाके में कुछ थोड़ी फ्लेवर देने के लिए, लेकिन वैसे हल्की फुल्की बारिश, हस्बे जायका वो बस आटे नमक जो जार डालते हैं ना, हस्बे जायका था जी बारिश का मामला। आज पता नहीं क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, लेकिन ये कि गर्मी की शिद्दत है और कराची वालों को ज़रा अपना ख्याल रखना है गर्मी के मामले में। उसके बाद है जी पिशावर में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और कोयटा सबसे आखिर में, जहां कम से कम है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया जी हमारे मौसम का मामला, और दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब आगाज करें जी। पहली स्टोरी हमारे पास क्या है, कौन सी स्टोरियां बताएं आपको जी। स्टोरियों में सबसे पहले जी हम जिक्र करेंगे कश्मीर का, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की जो हाई कमिश्नर हैं मिशेल बैशले, उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। और दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की काउंसिल है उसके 48वें इजलास के आगाज़ पर मिशेल बैशले ने कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत को दुनिया के सामने बयान किया। और ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि अब तक भारत जो है वो शायद ये समझ रहा था कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा उसकी साइड पर है या हाँ साइलेंट मोड पे किया हुआ है उसको, तो ये साइलेंट मोड नहीं है। और ये मिशेल बैशले ने जो बयान किया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं। इजलास में इंसानी हुकूक की जो हाई कमिश्नर है उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम पर उन्हें तशवीश है। भारतीय हुकाम ने मकबूजा वादी में अवामी इज्तिमात और मवासलात पर मुसलसल पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। सैकड़ों शहरी जेलों में कैद हैं। इज़हार राय की आज़ादी का हक मांगने पर कई अफराद ज़ेर हिरासत हैं। सहाफ़ियों को मकबूजा वादी में शदीद दबाव का सामना है। और मिशेल बैशले ने यह भी बताया कि मकबूजा कश्मीर के सैकड़ों शहरी जेलों में कैद हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी जारी है। कश्मीर में पाबंदियों के अलावा फिर भारत के अंदर अक़लियतों के खिलाफ जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से भी मिशेल बैशलेट ने बात की। और उन्होंने कहा कि पाबंदियों पर मबनी इक़दामात का नतीजा ये हो रहा है कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियों की सूरत में निकलेगा और कशीदगी में इजाफा होगा और मकबूजा वादी में बेचैनी बढ़ेगी। अब ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो कि उठाया गया है कि क्योंकि मकबूजा वादी के अंदर जो सूरत हाल है और भारतीय मज़ालिम है उसका हम पूरी कोशिश ये करते हैं, बार बार वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं और बहुत सारी इंसानी हुकूक की तंजीमें भी ये बात उठाती हैं कि वहाँ पर जो हालात हैं उसकी तरफ दुनिया नहीं देख रही है और दुनिया को देखना चाहिए। मतलब जिस तरीके से हमें और दुनिया वालों को फ़िक्र है कि अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक का क्या हो रहा है, वैसे ही आपको इस बात की भी फ़िक्र होनी चाहिए। इस बात की एक और खित्ता भी है जहाँ पर पाबंदियाँ हैं, जो कर्फ्यू के मतलब वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और साल गुजर गए। अब तो एक उनको मुद्दत सी लगती होगी, अब जब आसमान की तरफ देखते होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा कि जैसे शायद आज़ादी बड़ी अरसे बाद ही मिली है। तो वो अभी भी आज़ाद तो उस तरह से नहीं है, वो तो कर्फ्यू के अंडर ही है, जी रहे हैं। और उनके बारे में हमने देखा यही होती होगी, ये सोचते होंगे ना आज़ादी कब मिलेगी। बिल्कुल यही डबल स्टैंडर्ड्स होगा। तो ये दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स है। लेकिन एक खुशाइन बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स है वहाँ पर जो है वो ये आवाज़ उठाई गई। बिल्कुल। अच्छा, डबल स्टैंडर्ड्स एक जगह और भी हैं और वो डबल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में भी बड़े हद तक नुमायाँ हो जाते हैं। और खैर दुनिया में ये एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमिना है। मुझे वो बात पसंद आएगी जो मुझे फ़ायदा पहुँचा रही है, जो आपको फ़ायदा दे रही है शायद उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट ना हो। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर 1-2 दिन से बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है, हिजाब वर्सेस नॉन हिजाब या हिजाबी ख़वातीन वर्सेस नॉन हिजाबी ख़वातीन। और पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज प्रोफेसर हैं, उनके बारे में हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी हैं उनको। उनका एक इल्म का एक है जिस रुतबे पर वो फाइज हैं।
कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उनके अवार्ड्स की लिस्ट निकालेंगे, उन्होंने कहाँ कौन से अवार्ड अवार्ड की लिस्ट भी निकालेंगे, अगर मिल जाएगी तो निकाल लेंगे बिल्कुल, अगर इतनी कामयाबी हो। लेकिन उन्होंने बेसिकली कहा क्या, ये हिजाबी वर्सेस नॉन हिजाबी की डिबेट छिड़ी क्यों? एक प्रोग्राम पे उन्होंने बताया कि जो खवातीन है अब क्लास में उनकी सिर्फ हिजाबी खवातीन ही नजर आती हैं, नॉर्मल लड़कियां जो नजर आती हैं वो सिर्फ हिजाबी ही नजर आ रही होती है, बाकी नॉर्मल को नजर ही नहीं आती। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि जो नॉर्मल लड़कियां हैं वो तो हमें नजर ही नहीं आती, शाज़ और नादिर एक आदि कोई बैठी होगी, और जो हिजाबी खवातीन है उनकी क्लास में पार्टिसिपेशन बड़ी कम होती है, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती, वो सवाल नहीं पूछती, सोचने समझने की सलाहियत से महरूम रहती हैं, वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये सारी बातें खैर उन्होंने की। तो यानी मतलब लॉजिक उनकी ये है कि जब कपड़े कम होंगे तो सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, ये उनका मानना है। तो खैर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, इस पे अभी हम कोई बात नहीं करें, लेकिन इस हवाले से क्योंकि हर तरफ फिर वो हिजाबी और नॉन हिजाबी की एक डिबेट छिड़ पड़ी, तो एक वीडियो सामने आई है, खूबसूरत तरीन वीडियो है, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी हिजाबी औरत का देखा नहीं है। अमेरिका में कॉलेज के कोर्ट में जो है एक बुरके में मलबूस खवातीन जो है उन्होंने खिलाड़ियों की बास्केटबॉल खेलने की जो वीडियो है वो वायरल हो गई है। ह्यूस्टन शहर का कॉलेज है ये, और कहा यह जा रहा है कि ये स्याफ़ाम खवातीन हैं और खिलाड़ी जो हैं ये बुरका पहनकर बास्केटबॉल खेलती नजर आ रही हैं, पूरे जज्बे और ताकत के साथ ये गेंद को ना सिर्फ अपने साथी खिलाड़ी से छीनती हैं बल्कि उसे महारत के साथ नेट में भी डालती है। तो ये इनकी कमाल। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको अपने प्रोग्राम पे एक वेट लिफ्टर से भी मिलाया था, हिजाबी वेट लिफ्टर से मिलवाया भी था, बहुत पुरानी बात है, मिलवाया भी था और अब मिलवाएंगे भी, तो वो भी आपको याद होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारे प्रोग्राम्स की लिस्ट में जाके निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और इसके अलावा एक स्टोरी आपको सुनाएंगे कि हिजाबी लड़कियों के साथ या मर्दों के साथ जो दाढ़ी रखते हैं बाहर मुल्कों में, जब हम कहते हैं ना इस्लामोफोबिया, इस्लाम को अटैक कर रहे हैं, तो वो इस्लामोफोबिया जब पाकिस्तान में आ जाएगा तो ये कितनी डिस्टर्बिंग बात है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन हमने आपको हिजाबी बॉक्सिंग वाली भी दिखाई, उनसे भी मुलाकात करवाई थी जी, जो बॉक्सिंग वो जो वीडियो दिखाई थी, जो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, बिल्कुल उनसे भी बिल्कुल वो वीडियो भी दिखाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो कि दिखाते हैं हम और बार बार आपको बताते हैं कि ये जो हिजाब या बुर्का है इसके खिलाफ जिस तरीके से एक नेगेटिव परसेप्शन पैदा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी बहुत नॉर्मल इंसान होते हैं और बड़े नॉर्मल तरीके से सारे काम कर लेते हैं, तो इस तरह की बातें मत कीजिए कि जिससे आपको उनको एलियन साबित कर रहे हैं। तो ये मामला है जी। अच्छा, अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर कुछ जरा मजीद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मौसम की तरह कराची की सियासी हवा भी रुख बदल रही है। कैंटोनमेंट इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM को अपनी सियासी गढ़ में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें किसी भी एक शहर में सबसे ज़्यादा यानी कि 6 कैंटोनमेंट्स हैं जिनकी 42 नशस्तों पर इलेक्शन हुए। कराची पर 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक राज करने वाली MQM को कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड की 42 नशस्तों में से सिर्फ 3 ही मिल सकी। ऐसा क्या हुआ? कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन थे वो जमाती बुनियादों पर हुए थे और मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन की भी अब राह हमवार हो गई है, लेकिन MQM के लिए जो नताइज हैं ये लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। क्या वजह है कि जिन इलाकों से MQM माजी में भारी अक्सरियत लेती रही उस बार अवाम ने MQM को वोट क्यों नहीं दिया? फिर कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब वो कराची के लिए कुछ इक़दाम कर रहे हैं, कुछ प्लान्स बना रहे हैं, उनके हवाले से MQM की क्या राय है? और MQM और PTI ये जो याराना है ये याराना सही चल रहा है या इसमें भी कुछ मामला जो हैं वो डगमगा रहे हैं? हमारे साथ रहनुमा MQM और साबिक मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। वसीम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इसी पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा कि ये जो MQM को सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें मिली, एक ज़माना था जब MQM राज करती थी कराची पर, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि लोगों ने MQM की तरफ देखना बंद कर दिया है और उससे जो अपना वो पुरसाने हाल समझती थी वो अब नहीं समझ रहे क्या लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले जितने इलेक्शन हुए हैं, पिछले इलेक्शन में जितने नंबर ऑफ़ वोट्स पड़े हैं, हालात सियासी हवाले से हमारी पार्टी के जो रहे हैं आफ्टर 22 वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें आज तक नहीं मिला है। हमारे ऑफिसेज बंद हैं, हमारे लोग आज भी मिसिंग हैं और गिरफ़्तार हैं।
जो एक सियासी जमात को स्पेस मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली है। उसके बावजूद हमने कामयाबियां हासिल की हैं, हम नाउम्मीद नहीं हैं, आवाम हमारे साथ हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में कि एक दिन पहले इलेक्शन से एक नई इजाफी लिस्ट सामने आई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस पे हमने शिकायतें भी रिकॉर्ड कराई हैं कि मुख्तलिफ वार्ड से काफ़ी तादाद में नए वोट्स इंदराज करा दिए गए। अब जाहिर है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कैंडिडेट के सामने भी और जो जमात इलेक्शन लड़ रही है उसके सामने भी। वो वोटर लिस्टों में हमारे पास वो ना लिस्टें मौजूद, तो एक कन्फ्यूजन था और फिर उसके बाद टर्न आउट भी काफ़ी कम रहा है। लेकिन सर ये सारे मामला तो बाकी पार्टियों के लिए भी होंगे ना? का मुकाबला पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों के साथ था। एक पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में रूल करती है, उसका एक बहुत बड़ा असर है एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ लोकल लेवल पे, और फिर दूसरी जमात पीटीआई जो फेडरल गवर्नमेंट ने मुल्क में हुकूमत कर रही है। इन दो जमातों से एमक्यूएम का मुकाबला था। तो उसके बावजूद भी हैदराबाद में माशाल्लाह हमने 10 में से 7 सीटें ली और यहाँ भी हमने 3 सीटें ली, मगर जो दूसरी सीट्स थी उसमें डिफरेंस अगर आप देखो तो नंबर 2 पे हम आए, कहीं 1 वोट से हारे हैं, कहीं 10 वोट से हारे हैं। इसमें जो तरीक़ेकार रहा है इलेक्शनों में धांधली का वो भी सामने आया है, शिकायतें सामने आई हैं, लोग पकड़े गए हैं वोट कास्ट करते हुए, स्टैंप लगाते हुए। तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होते हैं। सही है। तो मगर नाउम्मीदी नहीं है, माशाल्लाह लोग हमारे साथ हैं, नाउम्मीदी नहीं है। ठीक है, अच्छा लोग आपके साथ तो हैं, लेकिन एक और सवाल आपसे, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब का जो इस वक्त स्टेटस है वो तकरीबन उतना है जितना आपका था। आप मेयर थे, वो अब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। दोनों का ही बेसिकली काम है कराची शहर को मैनेज करना, उसको उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उस सारे सिलसिले को देखना। आपके मुताबिक मुर्तज़ा वहाब साहब कितने इम्पैक्टफुल एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और क्या उनका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आना कराची के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? और जिस तरीके के वो इक़दाम कर रहे हैं उनको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, जो आपने बात की अभी कि जिस तरह से मैं मेयर था उस तरह से मुर्तज़ा वहाब हैं, ऐसा नहीं है। मुर्तज़ा वहाब जब विज़िट पे निकलते हैं बाहर तो वाटर बोर्ड का एमडी उनके साथ होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी उनके साथ होते हैं, केडीए के डीजी उनके साथ होते हैं। जब मैं मेयर था तो ये महकमे मेरे पास नहीं थे। आज मुर्तज़ा वहाब के पास पूरे सिंध के महकमे हैं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक इम्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जो मैंने स्कीमें शुरू की थी, अभी पिछले दिनों उन्होंने एक पार्क की ओपनिंग की है, रुस्तम पार्क की, वो मैंने बनवाया था। जीशान पार्क, शहीद पार्क की ओपनिंग करने जा रहे हैं नाज़माबाद में, वो मैंने बनवाया था। ज़ाहिर है जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे, स्कीमें थी, वो अब कंप्लीशन पे आ रही हैं क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था और वो अब ओपन कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि मैं नहीं समझता कि मुर्तज़ा वहाब या इनकी जगह कोई और भी हों कुछ बेहतरी ला सकेंगे। जब तक बेहतरी नहीं आएगी, जब तक ये सारे महकमे केएमसी के पास नहीं आएंगे और जो ड्यू शेयर है फंड्स का वो केएमसी को नहीं मिलेगा। सारे फंड्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट रख लेती है अपने पास। केएमसी कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकेगी जब तक सारे फंक्शंस उसके पास हों और अलॉन्ग विद द फंड्स, तो जाके बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज इनकी जगह किसी और को भी बिठा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर ये जो उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो क्या ठीक इक़दाम हैं या नहीं? फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि जी लियारी एक्सप्रेस वे को जो है वो प्लान है उनका कि वो हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दें, उससे वो कहते हैं कराची को बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरह के जो इक़दाम कर रहे हैं ये ठीक इक़दाम हैं? देखें, ये प्रायोरिटी नहीं है कराची के लोगों की। कराची के लोगों की प्रायोरिटी है साफ़ पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज जो पूरे शहर में उबलता फिर रहा है, सारी सड़कें भरी हुई हैं सीवरेज से। आप मगरिब के बाद पूरे शहर का विजिट कर लें, आप परेशान हो जाएंगे, इतना सीवरेज है सड़कों पे, लोग चल नहीं सकते।
सड़कें टूटी हुई हैं। जैसे कि मैंने कहा 13 साल में एक बस नहीं चला सके ट्रांसपोर्ट की। पूरे पाकिस्तान में दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, मेट्रो बसेस लोगों के लिए है, यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी जो है उसको एड्रेस करना चाहिए, तो हम समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज ये सिर्फ ऐसे ही कॉस्मेटिक वाला मामला है कि तो कराची की डेवलपमेंट में मार्किंग कर दी, आपने फूड स्ट्रीट खोल दी, ये इशू नहीं है। अच्छा, कराची की जो डेवलपमेंट है उसमें एक किरदार वफाकी हुकूमत का भी है, उसने भी कराची पैकेज का ऐलान किया था, आप लोगों के इत्तेहादी भी हैं, तो वो जो इत्तेहाद है वो अक्सर हमें जो है वो ज़रा उसमें चपकलिश भी नज़र आती है, डगमगाता हुआ भी नज़र आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जब 5 साल ख़त्म होंगे इस हुकूमत के, तो जैसा कि MQM के साथ अक्सर होता रहा है, उसे इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो आप लोग यही कहेंगे कि हमें इस मरतबा भी इस्तेमाल कर लिया? ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या कराची पैकेज या जो वफाक की जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहा है? ठीक है, बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको उनको। ये बड़ी अच्छी आपने सुबह सुबह सच बात कर दी कि इस्तेमाल किया जाता है MQM को हर दौर में। तो मैं इतना अच्छा, वैसे वो होने भी देता है खुद को इस्तेमाल, मेरा तो ये मानना है वो इस्तेमाल हो जाते हैं ना, मतलब सीख जाएं फिर। आपके मुल्क की सियासत और मेरे मुल्क की सियासत ऐसी है कि बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। वो मजबूरियां आपको मैं इस कैमरे पे नहीं बता सकता। सही है। मगर हमारी कोशिश है कि बेहतरी आ जाए। हमने एग्रीमेंट इसीलिए किया था, पहली शिक एग्रीमेंट की थी कि हमें कराची वालों को आधा गिना गया है, सेंसस में पूरा नहीं गिना गया। तो हमने वो मनवाया है PTI से और बजट में पैसे रखवाए हैं। 2023 के इलेक्शन से पहले नया सेंसस करवाने की बात की है और एक्सेप्ट करवाया है हमने PTI की गवर्नमेंट से। नंबर 2, जो एग्रीमेंट्स में दूसरी शिकें थी उसमें कराची डेवलपमेंट का मामला था। PTI ने ओन कर लिया है K4 को। कराची का जो पानी का इशू है, जो कि सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उसने पूरी नहीं की। उसके बाद ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। बहुत बड़ा इशू है कराची में ट्रांसपोर्ट का। 40 लाख मोटरसाइकिल्स हो चुकी हैं, चिंचियाँ चल रही हैं। एक बड़ा शहर, पूरे दुनिया का 7वां बड़ा शहर, इसमें चिंचियों में सफ़र कर रहे हैं, छतों पे सफ़र कर रहे हैं लोग। मगर अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी सी बेहतरी फेडरल गवर्नमेंट ने लेके आएगी इसमें, जो ग्रीन लाइन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है जो एग्रीमेंट हमने किया था PTI के साथ, वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। सही है। बस सिर्फ फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा एक चीज़ पर क्विक कमेंट, छोटा सा, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन MQM कहाँ खड़ी है? देखें, जब तक हर स्टेक होल्डर को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, इस मशीन पे शकू को शुभात हैं। ये दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हुई है। आप लोग ऑन बोर्ड हैं या नहीं? आप सारों को ऑन बोर्ड लें। अभी तक एज अ पार्टी हमें पता भी नहीं है कि ये कौन सी मशीन है और ये आटा गूंथती है या वोट काउंट करती है। वो तो फिर सर इस पे तो फिर आवाम ये भी कहती है कि दीगर जमातों का इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो मीडिया के थ्रू जो कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है। एक्चुअली हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा EVM में या इंतखाबात को शफाफ बनाने में। वो चाहते हैं, उनको फायदा होता है कि इंतखाबात में धांधली हो, हम उस पे इल्जाम लगा दें, जब हार जाएं और जीत जाएं तो वो हम पे इल्जाम लगाए। मतलब दिस इज हाउ इट इज प्लेड हियर। नोबडी वांट्स द चेंज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चेंज अगर लाना है तो इलेक्शन के तरीक़ेकार और आइन की इम्प्लीमेंटेशन में चेंज लाएं। मशीनें लगाने से कुछ नहीं होगा। धांधली तो फिर भी होगी। मशीन में कोई जो चीज़ डालेंगे वही निकलेगी। सिस्टम को ठीक करें, आइन की बालादस्ती के लिए कानून को बेहतर करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मशीनों से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कराची के हालात पर बात हो रही थी, EVM पर बात हो रही थी। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, अवैस इज प्रैक्टिसिंग अ वर्ड जिसको प्रोनाउंस करने के लिए हमने एक्चुअली पहले गेस्ट से पूछा और क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड पता नहीं था। जस्टिशिया अवार्ड है या ओस्टिशिया अवार्ड है, तो इट इज ओस्टिशिया अवार्ड बेसिकली। जे इज साइलेंट। और इस अवार्ड का ताल्लुक कानून की फील्ड से है, लॉ की फील्ड से है। और जो हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका उनकी एक ग्रिप है लॉ पे, कानून पे, उसी वजह से उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इनसे आज हम बात करेंगे कि इन्होंने ये सक्सेस कैसे कैसे हासिल की और पाकिस्तान किस तरह से कानून के मैदान में सक्सेसफुल हो सकता है, किस तरह से एक आम आदमी के केसेस को स्पीडी तरीके से सुना जा सकता है, किस तरह से हमारे यहाँ जजेस की तकर्री पर जो क्वेश्चन मार्क्स उठाए जाते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, किस तरह से हमारा एक जो कानून का निज़ाम है वो बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है एक आम शहरी को। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ निदा साहिबा मौजूद हैं। निदा उस्मान चौधरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शो में दावत देने के लिए। बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपको ये अवार्ड मिला, थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में अगर आप बताएं हमें और नाजरीन को कि ये किन को दिया जाता है, उनकी किस किस्म की अचीवमेंट्स होती हैं जिस पर उन्हें ये अवार्ड मिलता है। ओस्टिशिया अवार्ड जो है वो यूरोप का एक शहर है वियना, उसमें हर साल सितंबर में मुनक्किद किए जाते हैं। और ये इस साल इस अवार्ड को नशर करने का उनका दूसरा साल था। 2018 से इन्होंने शुरू किया था सिलसिला और दुनिया भर की तमाम ख़वातीन वकला को इसमें नामज़द किया जा सकता है अप टू 3 कैटेगरीज़ में, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट की एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी अकदीमिया की है जिसमें मुझे नामज़दगी हुई और उसमें फिर हकदार भी जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया, और तीसरी कैटेगरी है पायनियर्स और गेम चेंजर्स की। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि एक कैटेगरी में एक ही विनर हो, और अक्सर वो इस तरह से करते हैं कि वो अपने नेशनल्स, ऑस्ट्रियन नेशनल्स कोई नहीं कि 3 कैटेगरीज़ में अलग उसमें विनर्स डिक्लेयर करते हैं और इंटरनेशनल कैटेगरीज अलग होती हैं। तो इंटरनेशनल में इस बार जो है पाकिस्तान और साउथ एशिया से वो नुमाइंदगी का सेहरा मुझे मिला, बिल्कुल, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। तो इस तरीके से, और ये जब आपने पूछा कि किस लिए दिया जाता है, वो बड़े स्पेसिफिक इनका रोल है कि ना वो ख़वातीन वकला जो ना सिर्फ अपनी ऊपर मेहनत कर रही हैं बल्कि उनका काम दूसरों के लिए इम्पैक्टफुल और बाअसर भी साबित हो रहा है। तो ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है विनर्स जो है आपका वो काम था जिसका इम्पैक्ट इतना नज़र आया इस जूरी कमेटी को, वो कौन सा काम था? देखिए, हमने विमेन लॉ इनिशिएटिव जो है 2016 में शुरू किया, जो कि वियना वाले विमेन लॉ इनिशिएटिव से 2 साल पहले यहाँ पे पाकिस्तान में कायम किया गया। तो इस हवाले से हम लोग, ज़ाहिर है पाकिस्तान में पहल हुई इस इनिशिएटिव की। इस इनिशिएटिव के ज़रिए इंसाफ के जो निज़ाम है उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने का जो इस्लाहात रिक्वायर्ड है उस पर हम काम करते हैं। तो बड़े स्पेसिफिक नेचर का काम है जिसमें हम चाहते हैं कि ना सिर्फ ख़वातीन की बल्कि जितने भी ऐसे तबके हैं जिनकी नुमाइंदगी नहीं है कानून के जो ऊंची सतह के ओहदे हैं वहाँ पे होनी चाहिए। तो उस हवाले से हमारी पॉलिसी इनपुट पे काम है, रिसर्च पे काम है, जजेस की तैनाती के ऊपर भी अटॉर्नी जनरल को भी अभी हमने लेटर लिखा और उस हवाले से अपनी तजावीज़ जो है वो पेश किए। तो ये सारा वो काम है जिससे ना सिर्फ हम एक निज़ामी सतह पे जो है चेंज ला रहे हैं बल्कि हमने पर्सनल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे ख़वातीन वकला को एक दूसरे से कनेक्ट भी किया है। सही है। अब हमारे नेटवर्क के ज़रिए 300 से ज़्यादा ख़वातीन वकला पाकिस्तान भर में जो है वो कनेक्टेड है और उससे उनको क्लाइंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट होने के मौके भी मिलते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी हासिल है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब हम लॉ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लॉज मौजूद हैं, हम ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ का कानून मौजूद है, बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वीक है हमारी। ऐसा क्यों है दुनिया में? ज़ाहिर है आपने दीगर मॉडल्स भी पढ़े हैं, आपने मुख्तलिफ जगहों पर काम किया है, बाहर से पढ़ा हुआ है, ये क्यों यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करने में किसी लॉ की इंतहाई मुश्किल मसाइल का सामना होता है और फिर वो सॉल्व भी नहीं हो सकते, फिर वो बात 4 दिन मीडिया पर आती है, 5वें दिन वो गायब हो जाती है और लोग कहते हैं उसकी फ़लाँ कमेटी बन गई, फ़लाँ उसका वो बन गया, बैठेंगे उस पर मुशावरत होगी, मुशावरत भी गायब हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं उसका क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ा मसला वसाइल का है, क्योंकि कागज़ पे कानून को तश्कील देना एक बात है लेकिन उसके बाद उसके लिए जो रिसोर्सेज कमिट करने की ज़रूरत होती है, हमारा सबसे बड़ा मसला वहाँ आ जाता है। और इसमें सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हमारे जो हैं जिसमें हम ट्रेंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स हों, उसमें हमारे पास काफ़ी मसले पेश आते हैं। और नॉट जस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज बट देन टेक्निकल रिसोर्सेज भी हों, जैसे ख़ास तौर पे जैसे रेप क्राइम वगैरह में आप देखें डीएनए किट्स वगैरह का होना बहुत ज़रूरी है और इन सब के लिए वसाइल दरकार है। दूसरा फिर ज़ाहिर है जो हमारा जिस किस्म का निज़ाम है उसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो पॉलिटिक्स की भी नज़र हो जाती है, ज़ाहिर है वो चीज़ें आगे लेके वो कंटिन्यूटी उनमें नहीं नज़र आती हमें। तो ये सारे मसले हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि जो मुशावरती की आप बात करी थी उसमें इंडिपेंडेंस मिसिंग है
और इंडिपेंडेंट कुव्वतें जो हैं जब वो इसमें कानून साजी करें या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के फैसले करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए वो चीज़ें हों तो वो शायद ज़्यादा बाअसर साबित। लेकिन जब भी कोई कानून बन रहा होता है तो उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड तो लिया जाता है। जी वही तो कह रही हूँ, कागजी हद तक, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द नेक्स्ट लेवल, जिसके लिए सबसे बड़ा मसला वसाइल। इम्प्लीमेंटेशन में भी यानी कि आप कह रही हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। जी ओके। और प्राइवेट कंपनीज को आप ले आए मिसाल के तौर पे डीएनए किट्स की अगर एग्जांपल दें तो उसके साथ बिल्कुल, नॉट जस्ट कंपनीज, जो इंडिविजुअल्स भी आपके इंफरादी तौर पे भी जो प्राइवेट काम हो रहा है सारे इदारों में, तो मेरिट के ऊपर अगर तैनाती हो और उसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स का अमल दखल ना हो, जो एक्सपर्ट्स हों, जो ट्रेंड लोग हैं, वो अगर और उनके पास इख्तियार भी होना बहुत ज़रूरी है। सारा मसला इख्तियार का ही है। जी वो दैट इज़ आई थिंक वन मेजर इशू दैट वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई। सही, अब ये तो हमने लॉ मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन की बात की। जो हमारे कोर्ट्स हैं, अदालतें, जहाँ पर पुलिस का निज़ाम, जहाँ पर आम आदमी की रसाई हो जाती है, ना चाहते हुए वो चला जाता है और फिर बाद में दुआएं करता है अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाना कि वो अदालत की तरफ जाए या पुलिस की तरफ जाए, वहाँ पर क्या मसाइल हैं? आप क्योंकि लॉ से हैं, आपका ताल्लुक उस सारी कम्युनिटी से है, आप बहुत अंदर के मामला जानती हैं, उनके क्या मसाइल हैं जो शायद हम बहैसियत सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान या मीडिया वाले हम समझ नहीं सके, हमने उनको मिसअंडरस्टैंड किया? तो उस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं? लॉयर्स हम तो चाहते हैं कि जजेस के क्या मसाइल? पुलिस हमारी स्कॉटलैंड यार्ड की तरह काम करे, हमारी अदालतें जो हैं वो बैरून मुल्क की अदालतों की तरह काम करें, लेकिन हम शायद उनके मसाइल समझ ही नहीं पाए कि क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उसको भी कभी एड्रेस नहीं किया गया किसी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ हर चीज़ को मुश्किल बहुत बना देते हैं। अब जैसे कानून भी जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में है, अब तो खैर उर्दू में उसको ट्रांसलेट करने की जो है इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन उर्दू भी इतनी सकील होगी कि एक आम आदमी के बस में समझना, इसलिए आपको वकील चाहिए। फिर वकील अपने अंदाज से ज़ाहिर है उस चीज़ को लेके चलते हैं, और अदालतों का अपना एक निज़ाम है और वो आसान लफ्ज़ों में कहीं पे भी एक्सप्लेन्ड नहीं होता। उसमें फिर डिलेज़ क्यों आ रहे हैं, कितने मौके दिए जा सकते हैं, किन किन बेसिस पे तारीखें पड़ सकती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो उतनी क्लियर नहीं है। और इस वजह से फिर जो ज़ाहिर है जो एक लिटिगेंट जाता है उसको फिर एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो वो जब चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हों और एक ऐसा शफाफ निज़ाम मौजूद हो तो जिसके बारे में ट्रांसपेरेंसी हो कि सबको पहले से पता है कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, तो जाहिर है आप ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं, आप सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी आप वकील के हाथ ही हैं और वही आपको जो गाइड करे वो करे, तो वो इस तरह से है। ये चीज़ें मतलब स्ट्रीमलाइन होने की ज़रूरत है, बट आई मीन आई फील दैट सबसे बड़ा मसला अगेन रिसोर्सेज एंड नॉट नोइंग कि किस वक्त क्या चीज़ और कहाँ, अगर एक चीज़ ठीक से नहीं हो रही निज़ाम में भी तो उसके खिलाफ कहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है और उसके ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। वो जो आगाही का प्रॉब्लम है ना आसान लफ्ज़ों में, वो उस पे काम करने की दो इश्यूज हैं बेसिकली। एक तो निज़ाम के अंदर जो तब्दीली आनी है वो ज़रूरी है, और दूसरा ये कि लोगों को फिर उसके बारे में आगाही भी हासिल हो। ये है निदा उस्मान साहिबा का पूरा एनालिसिस हमारे अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे निदा साहिबा, वक्त दिया आपने। और जाते जाते हम ये भी बता दें आपको कि महमूद असलम साहब जो कि पाकिस्तान के जो लेजेंडरी अदाकारों में शुमार होते हैं, उनकी साहबजादी हैं ये, और हमने इनसे ये नहीं कहा कि हम महमूद असलम साहब के फ़ैन हैं, हमने ऐसी कोई बात की नहीं आपसे, कोई बात तो नहीं हुई ना ऐसी, बल्कि वो आपके फ़ैन है, मैं कहती हूं हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन वाकई ही इज़ वन ऑफ दोज लेजेंड्स की जिनको आप जब भी देखते हैं और जब भी आप देखते हैं आप इंजॉय करते हैं, अजीम कमाल अदाकार, तो उन्हें भी आप हमारा सलाम दीजिएगा और उनसे कहिए, और उनके कहे हुए जुमले अब तो गुफ्तगू के दरमियान की भी बातें बन जाती हैं। ये जो पड़ा हुआ है इसमें पानी है, तो ये सब सिलसिला होता है। अल्लाह ताला उनको जो है वो सलामत रखे और पाकिस्तान को इसी तरह वो एंटरटेन करते रहें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान की तरफ रुख करना चाहते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको वीज़े तो इशू हो रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर एंटर नहीं हो सकते। क्या वजह है और उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे, ताहिर खान साहब वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको वीज़े तो इशू हो रहे हैं उनके पासपोर्ट पे, लेकिन वो पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते। इसकी क्या वजह है और इसको बेहतर किस तरह से बनाना चाहिए? हमारे नुमाइंदे हम न्यूज़ के ज्वाइन करें हमें अफगानिस्तान से, ताहिर खान साहब इस पर बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम।
जी ताहिर साहब, आपकी बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट्स आई इस हवाले से, आपने रिपोर्टिंग की वहाँ से कि ये मसला वहाँ पर लोगों को दरपेश है, तो ये मसला है क्या और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यों नहीं वो लोग पाकिस्तान एंटर हो सकते? बहुत शुक्रिया आपका। जिन लोगों को अमेरिका ने ले जाना था, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनको तो वो ले गए, लेकिन जो लोग यहाँ पर मसलन मीडिया वाले हैं उसमें भी काफ़ी सारे चले गए हैं, या जो यहाँ पुलिस में रहे हैं, तो कुछ लोग अब जाना चाहते हैं। अक्सर के बाहर ममालिक में, यूरोप में उनके वो सेटलमेंट की या वहाँ पर रिहाइश के वो भी हुए, लेकिन अब कहाँ से जाएं? यहाँ पर जहाज़ बंद है, फ़्लाइट्स बंद है। PIA का चार्टर तैयारा मैंने सुना है कि जो तीसरा आएगा वो शायद हफ्ते के दिन आएगा, लेकिन हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। $1000 से ज़्यादा हमने सुना है कि उसका 1100-1200 तक उसका किराया है। अच्छा, अब पाकिस्तान सफारत खाने ने बहुत ही ज़्यादा वीज़े लगाए हैं, अभी भी लगा रहे हैं। कल भी मेरे सफ़ीर साहब से बात हुई थी, वीज़े वो दे रहे हैं, लेकिन वीज़े किस लिए? और 3 महीने के वीज़े दे रहे हैं, जिसमें अक्सरियत एक्सपायर भी हुआ। अब जो बंद है तोरखम सरहद, ये पहले से जो कोरोना वाला इशू था उस वजह से बंद है। लेकिन अब जब आप वीज़े देते हैं और लोग यहाँ से कुछ अरसे के लिए या बाहर जाना चाहते हैं या पाकिस्तान कुछ देर के लिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे वो रहें, क्योंकि कुछ लोगों में यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ काबुल में, और हम कब परसों बामियान गए थे, तो कुछ लोग थोड़े से घुटन से वो महसूस कर रहे हैं कि वो चले जाएं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अक्सर लोगों का आना जाना माजी में होता भी रहा है, वहाँ पर पैदा हुए हैं। इत्तेफाक से जिस के साथ में हुआ वो किसी दुकानदार के साथ, तो पाकिस्तान से उनका ज़रूर वहाँ आना जाना, बल्कि कल एक टैक्सी ड्राइवर के साथ वगैरह मेरा जीनान में एक दुकान पे, पिंडी में दुकान था, तो बहरहाल हालांकि वो नान पश्तून था, तो बहरहाल लोग जाना चाहते हैं। और वैसे मानते की समझ भी नहीं आ रही, या तो आप वीज़े ना दें, और रोज़ाना अभी भी वीज़े दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं जाने दे रहे। मेरे ख्याल में अब ज़रूरत है, अगर वैसे इंसानी ये मसला है जो मैं आपने मेरे ट्वीट्स का हवाला दिया, सिर्फ इंसानी वजह से कि ह्यूमैनिटेरियन इशू है, मसला है। मालदार लोग अगर जा सके चार्टर तैयारे में, या आम अगर PIA शुरू होती है, तो फिर आम अफगान ने जो जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि $1000 वो चार्टर तैयारे में दे या $400 वो आम PIA में दे दे। और ठीक है सर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। मतलब अगर हम कहेंगे कि वीज़े भी देना बंद कर दो, तो फिर तो पाकिस्तानी सिफारत खाना जो है वो काम करना बंद कर देगा। अगर पाकिस्तानी सिफारत खाना अपना काम कर रहा है, तो उसको हम ये फ़्लाइट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? फ़्लाइट्स तो फिर दूसरे ममालिक की भी फ़्लाइट्स हैं, वो भी चल सकती हैं। PIA जो है वो अलग काम करता है, सिफारत खाना अलग काम करता है, ये दोनों अलग अलग इदारे हैं ना। बिल्कुल, सफारत खाने का रोल बहुत अच्छा है, बड़ा मुस्बत रोल है। सफ़ीर मंसूर अहमद खान का बहुत अच्छा रोल है, लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और लेकिन उनका इख्तियार सिर्फ वीज़ा देना है। बिल्कुल। बाकी अच्छा, अब एक यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ, और ये मैंने कई लोगों से सुना है, एक सोर्स पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। सही है, जलालाबाद में और इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला में एक कनेक्शन हुआ है अभी। अब जलालाबाद में लोग पैसे देते हैं $300-400 तक, और अपने लिए गेट पास लेते हैं। ये मैंने बहुत लोगों से सुना, आपने दोस्तों से भी सुना जो अफगान काबुल में भी है, जलालाबाद में भी, कल भी सुना, मुसलसल सुन रहा हूँ। अब मतलब है कि वज़ारत दाखिला को, वज़ीर दाखिला को इसका नोटिस लेना चाहिए। इतने स्ट्रॉन्ग है ये माफिया, इतने स्ट्रॉन्ग। जब ऑनलाइन वीज़ा शुरू हुआ था यहाँ सफारत खाने में, तो दूसरे दिन यहाँ पर जो अफगान एजेंट्स है, उनको पता है कि कौन उनका वहाँ इस्लामाबाद में एजेंट है, तो अब वो लोग, तो अब गेट पास जो है उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सफ़ीर साहब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं जो आम रूटीन में आम लोगों की हो, वहाँ से कुछ कहा जाता है, कुछ करके फैसला इस्लामाबाद ने करना होता है। तो बहरहाल आम आदमी पैसे नहीं दे सकता, आम अफगान पैसे नहीं दे सकता, हर एक बंदा मालदार नहीं है, तो लिहाजा वीज़े बिल्कुल आप दे, तो लेकिन वीज़े तो आपने दे दिए हैं। इंटीरियर इशू करती है सर। जी बिल्कुल, वही इशू करती है। और अब लोग पैसे देकर वहाँ पर, जिस तरह मैंने कहा, ये एजेंट आप तस्वर नहीं कर सकते। मौजूदा सफ़ीर ने जो तमाम वीज़ा जो टीम थी ना एम्बेसी में, वो तब्दील कर दिया था आते ही। लेकिन लोग फिर पैसों के बगैर तो बड़ा मसला। मैं सफारत खाने जाता हूँ, वहाँ पर ये एजेंट नज़र आते हैं बार बार, वहाँ पर एक पूरा माफिया मौजूद होता है। तो अब ये गेट पे एक नया कारोबार बन गया, ऑनलाइन वीज़ा भी एक नया कारोबार बन गया है। तो बहरहाल अगर हम ना अफगानों की मदद कर सके इस मुश्किल वक्त में, और ये तालिबान की कमिटमेंट भी है बैनुल-अक़वामी बिरादरी से कि वो किसी को रोकेंगे नहीं। अगर कोई जाना चाहता है पाकिस्तान, या पाकिस्तान से अगर बाहर, वो रोकेंगे नहीं। लेकिन अब वैसे हम तो हमेशा मदद करते ही रहे हैं। बिल्कुल, हमने तो हमेशा ही मदद की है। हमने तो अपने मुल्क के साथ जो कुछ किया है मदद करने के चक्कर में, वो भी सारी दुनिया को पता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जरा प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान से अगर कोई शख्स पाकिस्तान आना चाहता है, तो उसके पास एक वैलिड वीज़ा भी होना चाहिए और एक इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर भी होना चाहिए, यानी 2 चीज़ें होनी चाहिए। अकेला वीज़ा करामत नहीं है। हाँ जी,
इस तरफ से अफगानों पे जो कोरोना SOPs पर जो पाबंदियाँ थी वो यही थी कि यहाँ जो पाकिस्तानी फंसे हुए वो जा सकते हैं, उस तरफ से जो अफगान है पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। यहाँ से अफगान नहीं जा सकता और वहाँ तो ये वाला वो इशू है, अफगान आ सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। इस वक्त ज़रूरत है अफगानों की जिनके पास वैलिड पाकिस्तानी वीज़ा है, एक वो जाना चाहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में थोड़े अरसे के लिए रहें, और वो लोग जिनका बाहर जाने का पहले से उनके लिए जो वहाँ दफातर है, एम्बेसीज है इस्लामाबाद में या मीडिया है, मीडिया के अक्सर लोग चले गए जिन्होंने जाना था। BBC ग्राउंड हो गए हैं, बिल्कुल काम नहीं है। यूरोप जो आज़ादी रेडियो वो ख़त्म हो गए। DW ने 70 लोग निकाल दिए हैं जो जर्मन रेडियो TV शा। तो वो लोग जिन्हें जाना था वो चले गए हैं, लेकिन बाहर बनना तो नहीं जाएगा। यहाँ तुलू के आधे से ज़्यादा लोग चले गए लेकिन वो नहीं जा रहे। वहाँ पर सूरत हाल अब किस किस्म की रूनुमा हो रही है, कैसी उनकी गवर्नमेंट को आप देखते हैं, बाकी लोगों का क्या रद्द अमल है, आम अफगान जो शहरी हैं वो क्या कह रहे हैं, इस हवाले से लेटेस्ट क्या है आपके पास? 1 महीना हो गया तालिबान जब काबुल में है, 3 हफ्ते बाद उन्होंने उसका ऐलान कर दिया था काबीना का। इस वक्त जो मैं हूँ ना पुलिस है ना फौज बनी है। कल कहा जो इनके आर्मी चीफ है फसीहुद्दीन मखदूम ने कहा कि नई फौज बनाएंगे। इंटेलिजेंस सिर्फ है जो इंटेलिजेंस थी NDS, उन्होंने तालिबान ने उसमें अपने लोग उनको यूनिफॉर्म दे दी। यूनिफॉर्म पुराना है लेकिन दोनों साइड पे इस्लामी इमारात का बैज लगा। निज़ाम अभी नहीं बना, वजीर तो बन गए हैं लेकिन वजारतों में अपने लोग नहीं जा रहे हैं। इस तरह के मिलिट्री 3 लाख फौज थी, उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा अभी निज़ाम नहीं बना। हाँ, लोग थोड़े से, चूँकि अब अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर अमेरिका ने मुंजमद कर लिए, जिसमें 3 अरब डॉलर ताजरों के हैं। अब ताजिर यहाँ पर परसों की मीटिंग थी कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अब इम्पोर्ट क्या करेंगे। तो अगर 1 महीने में मजीद दरामदात नहीं हुई तो फिर तो यहाँ पर कीमतें वैसे भी काबुल में बढ़ गई है। कल हम परसों बामियान में थे, वहाँ भी तो लोग थोड़े से ज़रा मायूस है। और अगर तालिबान के साथ लोगों ने, दुनिया ने ताल्लुकात नहीं रखे और इनके जो मुंजमद पैसे हैं अमेरिका ने और दीगर ने किए हैं वो नहीं रिस्टोर किए, बहाल नहीं किए, तो अफगानिस्तान एक बड़े मुश्किल मरहले में चला जाएगा, बहरान में चला जाएगा। और फाइनली ये भी बताएगा कि जो तालिबान है उनकी आपस में भी अंदरूनी कुछ जो है वो चपकलिशों की बात हो रही है कि अंदर उनके जो है वो कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? कल मुल्ला बिरादर ने, जो नायब वज़ीर आज़म हैं, और जो अनस हक्कानी है जो हक्कानियों के सीनियर लीडर है, तो उन्होंने अलग अलग वीडियोस जारी किए, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे और इंडियन मीडिया ज़्यादा उसको चल रहा था कि इनके दरमियान लड़ाई हुई है यहाँ पर सदारती महल में और मुल्ला बिरादर ज़ख्मी हैं और फिर वो जाँ बहक हुए हैं। कल दोनों ने अलग अलग वीडियो जारी किए हैं कि वो जिंदा, मुल्ला बिरादर ने कहा वो जिंदा है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो बहरहाल थोड़ा सा कुछ न कुछ मसले हैं, लेकिन बारह इंसानों की तंजीम है, 20 साल लड़ाई के बाद यहाँ पर आए हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कंदहार के अलग मिजाज है, फिर जो मशरकी इलाके है उनका अलग मिजाज है। और एक और दिलचस्प बात कि ये जो तालिबान लीडर है ये पहली मरतबा काफ़ी सारे लोग अब एक दूसरे के साथ मिल रहे, एक दूसरे के पहचान रहे, क्योंकि 20 सालों में किसी का पता नहीं था कि वो कहाँ है। तो बहरहाल थोड़ा सा है, लेकिन इसको मैं डिवीजन नहीं कहता कि या तकसीम हो गए हैं या कोई बहुत सीरियस कोई डिवीजन नहीं है, कुछ मामला है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की फ़ुटबॉल टीम की, जो कि पाकिस्तान आई है और इस वक्त वो कहाँ पर हैं और उनके क्या मामला हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मान साहब, ये बताइएगा कि ये जो अफगानिस्तान की फ़ुटबॉल टीम जो है जो पाकिस्तान आई है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं और इस वक्त ये लोग कहाँ हैं और क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान की जो नेशनल टीम है और उसके अलावा जो यूथ टीम्स हैं उनकी, जिसमें अंडर 14, अंडर 16 और उसके अलावा जो अंडर 18 की जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं। और ये कल सुबह जो हैं वो वाया तूरखम बॉर्डर से लाहौर पहुँचे थे और जब लाहौर यहाँ पहुँचे हैं तो फ़िफ़ा हाउस के अंदर पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने उनका बड़ा जो है शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई उनके ऊपर और हार भी पहनाए गए। और जब वो यहाँ पहुँची तो उनको जो है बाकायदा
उनका फ़र्स्ट एड चेकअप भी किया गया और उसके बाद जो कोविड वैक्सीनेशन थी वो भी चेक की गई और जो कोरोना टेस्टिंग थी वो भी कुछ लोगों की गई है। यहाँ पर जो उनको सहूलियात दी गई हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की जानिब से वो बहुत अच्छी हैं। उनको जो है 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो फीफा हाउस के अंदर जो प्लेयर्स के रूम थे वो उनको एलोकेट कर दिए गए हैं। वो बाकायदा अपनी फैमिलीज़ के साथ आई हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी उनके हमरा हैं, तो यहाँ पर वो आके बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रही हैं और इसके बाद जो हैं वो यहाँ पर 1 महीना क़याम करेंगी और इस दौरान यहाँ पर जितनी भी उनकी कफ़ालत है वो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के ज़िम्मे लगाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। जी सही। अच्छा, अब फिर उसके बाद इनका क्या प्लान है कि 1 महीना ये लोग यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? अच्छा, इन्होंने जाना है बेसिकली अमेरिका और अमेरिका के अंदर इन्होंने असाइलम अप्लाई करना है और इसी वजह से पाकिस्तान ये पहुँचे हैं 1 महीने के वीज़े पर और यहाँ पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान हुकूमत ने जो है इनको वीज़े जारी किए हैं। ये वाया दोहा अमेरिका जाएंगी और अमेरिका में जाके सियासी पनाह के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त देंगी अपने अहले खाना के हमरा। सही। आपकी इनसे जो इंटरेक्शन हुई, इन्होंने क्या बताया कि वहाँ पर जो है वो पाबंदी जब लगाई गई है इनके फ़ुटबॉल खेलने पर, तो वहाँ पर किस तरह के हालात ये बयान करती हैं? अच्छा अवैस, जब हम लोगों की इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया वहाँ पर, तो उसके बाद से ही, क्योंकि तालिबान की हुकूमत पहले भी जब 1996 से लेके 2001 तक जब थी वहाँ पर, और उस दौरान भी वुमेन की जो स्पोर्ट्स थी उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई थी और इस दफ़ा भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो उनका ये कहना था कि तालिबान की जानिब से हमें मना किया गया है कि किसी भी किस्म की जो है वो स्पोर्ट्स नहीं खेलनी, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो फ़ुटबॉल हो। तो इसी वजह से जो है वो ये लोग चाह रहे थे कि इसको स्विच करें और उन्होंने इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो वहाँ से असाइलम के लिए जो है अमेरिका के लिए कोशिश करना शुरू कर दी है। सही है। तो अब आगे इनका अगला क्या प्लान है? अच्छा शिफा, अगला इनका भी फ़िलहाल तो क्योंकि ये सारे एथलीट्स हैं और इसके अंदर जो उनकी कुछ फैमिलीज़ भी हैं, अभी तो फ़िल वक्त वो बहुत परेशान हैं क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आए हैं और पाकिस्तान में 1 महीना रुकेंगे। इनका प्लान यही है कि इन्होंने फ़ुटबॉल ही खेलनी है, लेकिन अब फ़ुटबॉल कैसे खेलनी है, क्योंकि नेशनल टीम के ऊपर तो पाबंदी लगा दी है तालिबान की जानिब से और फ़िफ़ा भी जो है अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी फ़ैसला अभी तक सामने नहीं आया फ़िफ़ा की जानिब से भी। लेकिन लाजम बात यह है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान हुकूमत ही नहीं जब चाह रही कि जो वुमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट करें और उनका नाम इस्तेमाल ना हो, तो इनका जो फ्यूचर है काफ़ी मध्यम सा लग रहा है। और सही लगता ये है, जो हमारी इन लोगों से बात हुई तो ये वहाँ पर अमेरिका के अंदर क्लब फुटबॉल खेलेंगी और कोशिश होगी उनकी कि किसी भी तरह पहले वहाँ पे असाइलम अप्लाई करें और उसके बाद से जो भी उनका जो शौक़ है, जो जिस खेल के साथ वो जुड़ी हुई हैं, उसको कंटिन्यू रखें। फाइनली उस्मान ये बताइए कि मध्यम हो गया है वहाँ पर, जैसे आपने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि भाई फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल तो मध्यम है, तारीख है अफ़गानिस्तान में, और हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनको यहाँ पर बुलाया है, रखा है और अब ये आगे चले जाएंगी। हमारे यहाँ पर फ़ुटबॉल का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन क्या कर रही है, वो भी तो हमारा भी तो मुस्तकबिल माशाल्लाह कोई ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, और हमारे फ़ुटबॉल से कोई इंसानी हमदर्दी दिखा रही है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन? देखें अवैस, पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की तो हालात बहुत ख़राब हुए हैं क्योंकि फ़िफ़ा की जो पाबंदियों के जो साए हैं वो अभी भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के ऊपर मंडला रहे हैं। और फ़िफ़ा ने जो अभी कुछ महीना पहले जो इजलास हुआ था उसके अंदर वार्निंग दी थी अशफाक हुसैन ग्रुप को कि वो जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के तमाम मामला जो हैं वो जो अपॉइंटेड कमेटी है, जो NC है, उसको दें, जो हारून मलिक जिसकी चेयरमैन बनाए गए थे, उनको जो है वापस इख्तियारात दिए जाएँ। लेकिन अशफाक हुसैन जो हैं और उनका जो ग्रुप है, बेसिकली इनको सपोर्ट है आमिर डोगर की जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर बड़ा जो है रोल प्ले कर रही है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह मीडिएटिंग के थ्रू जो है ये मामला हल हो और जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के ऊपर जो तलवार लटक रही है पाबंदी की, वो किसी न किसी तरह जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अभी भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का कोई भी जो है नुमाइंदा वो इस चीज़ पर आने को तैयार नहीं है, मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है ये लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी उसको तकरीबन 1.5 से 2 साल दिए गए और इस दौरान के अंदर उनका जो मैंडेट था, जो फ़िफ़ा ने उनको दिया था, वो ये था कि इलेक्शन करवाने थे उन्होंने, लेकिन वो किसी भी पूरा ही ना कर सके, वो इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हुए। और
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उस्मान साहब आपका। और सिर्फ इसी नोट पर हम ये सेगमेंट ख़त्म कर सकते हैं कि अच्छी बात है, हमें सारी दुनिया के स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, इंसानी हमदर्दी भी होनी चाहिए और तमाम चीज़ें हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने मुल्क में फ़ुटबॉल की जो सूरत हाल है उसको भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फ़ुटबॉलर्स जो हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर ये सोचें कि यहाँ पर हम नहीं खेल सक रहे तो आगे कहीं और चले जाएं। ये है असल नुक्ता। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। एक ड्रामे में एक थप्पड़ का सीन आया, एक खातून ने एक शख्स को थप्पड़ मारा। पहले आपको वो सीन दिखाते हैं, फिर उस पर जो गुफ्तगू हो रही है, जो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, उस पर बात करते हैं। पहले ये सीन दिखाते हैं आपको। क़यामत तो अब आएगी। खबरदार, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। खबरदार, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। अब ये वायलेंस बेसिकली दिखाई, लेकिन बात इसमें जो मैसेज था, जो एक्टर हमें नजर आए हैं इस सीन में, गौहर रशीद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनका मौक़िफ़ ये था कि बेसिकली उन्होंने ख़वातीन को इस चीज़ पर जो है उकसाने की कोशिश की है कि अगर कोई आपके साथ वायलेंस करे तो आप उस वायलेंस पे खामोश ना हो, बल्कि उसका जवाब दें। ये गौहर रशीद साहब का बर्दाश्त करने वाली बात होती है, वो भी जो है वो गलत बात होती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये मौक़िफ़ था गौहर रशीद साहब का। इसके ऊपर एक और मौक़िफ़ आया शर्मिला फारूकी साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उनका। उन्होंने कहा कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। अगर हम किसी वायलेंस के जवाब देने में वायलेंस ही करेंगे तो फिर हमें और उस शख्स में कोई फर्क नहीं है। और ये बहस जो है ये छिड़ गई। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने नुक्ता भी उठाया कि बहुत सारी खवातीन अगर इस तरीके से थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगी तो फिर उन खवातीन के साथ क्या होगा इस माशरे में, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि उन खवातीन के साथ भी फिर बहुत बुरा होता है बाज़ औक़ात। तो ये हमारे साथ मौजूद है। हाँ, अब हम दोनों, हमारे साथ दोनों शख्सियात मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, अदाकार गौहर रशीद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने इस सीन में खातून को थप्पड़ मारा और फिर खातून से थप्पड़ खाया भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शर्मिला, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा लोगों को बैकग्राउंडर देने की कोशिश की है कि आपका मौक़िफ़ क्या था, लेकिन हम चाहेंगे कि क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया है, आप ही उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें कि आपको अनकंफर्टेबल किया है इस सीन ने, आपको पसंद नहीं आई ये चीज़, क्यों? थैंक यू शिफा। देखिए, पर्सनली तो मुझे ये बात पसंद आई, ये सीन जो था कि अगर एक मर्द एक औरत पे हाथ उठाता है तो उस औरत में इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए कि वो अपने दिफा में वापस हाथ उठाए। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वायलेंस, एज आई सेड, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। पहली बात तो ये है कि मर्द को एक औरत पे शक की बुनियाद पे हाथ उठाना ही नहीं चाहिए, तशद्दुद करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। दूसरी अहम चीज़ थी जहाँ मेरा बेसिकली इख्तलाफ था गौहर रशीद साहब से, वो ये था, उन्होंने अपने कमेंट में लिखा कि ऑपरेशन इज़ अ चॉइस। मतलब अगर आप अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हैं, कोई भी खातून, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस, अपनी मर्जी से कर रही है। मेरा कहना ये है कि हमारे मुल्क में अगर आप देख लें तो रोज़ाना की बुनियाद पे कई ऐसी ख़वातीन हैं जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। छोटी बच्चियां हैं जिनकी कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, ख़वातीन का रेप हो जाता है, हम देखते हैं कि औरतों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, मार वो खाती हैं घरों में। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मार खा के भी उस शादी के बंधन में रहती हैं जी, सिर्फ इस वजह से, नॉट बिकॉज वो अपनी मर्जी से रह रही हैं, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ना उनमें इतनी हिम्मत होती है फिजिकली या माशी तौर पे कि वो उस मर्द को छोड़ के चली जाएं, ना उनके घर वाले उनको दोबारा से एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं, उनके पास कहीं जाने के लिए नहीं होता, वो बेचारी मजबूरी में ये बर्दाश्त करती हैं। ऑपरेशन इज नेवर अ चॉइस, इट्स अ वेरी वेरी हार्ड अनफॉर्चुनेट रियलिटी दैट वी फेस। और हम हर दूसरे तीसरे घर में ये तशद्दुद देख रहे हैं। जिस खातून के पास मेंटली स्ट्रांग होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, वो इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रही। अगर मैं इस वक्त मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हूँ और मेरा एक फाइनेंशियली सपोर्टिव बैकग्राउंड है, आई विल वॉक आउट ऑफ दिस सच अ मैरिज कि अगर मेरा मर्द मुझ पे, मेरा मियाँ मुझ पे हाथ उठाएगा।
लेकिन कितनी खवातीन ऐसी हैं शिफा जो घर छोड़ के जा सकती हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आप बहुत सारी खवातीन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं, उनके अच्छे बैकग्राउंड भी होते हैं, वो भी बच्चों की वजह से कहती हैं जी बर्दाश्त करो। इसी ड्रामे में मैं कल भी सीन देख रही थी, मैं कल जो ड्रामे की केस देख रही थी उसमें भी फलक जो है वो थप्पड़ के बाद घर छोड़ के नहीं गई और नहीं गई। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि एक जगह ये भी होता है शर्मिला, सिर्फ सवाल सुन लें कि मिसाल के तौर पे किसी मर्द ने औरत को थप्पड़ मारा है, अपनी बीवी को थप्पड़ मारा है और वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं जाने लगी हूँ। उसके बाद मर्द जो है उसको मनाने और माफ़ी तलाफ़ी का भी एक सिलसिला शुरू कर देता है और वो कहता है कि नहीं मैं दोबारा नहीं करूँगा, मुझसे गुस्से में हो गया, पशेमानी दिखाता है उसको, बेसिकली वो अपोलोजेटिक होता है उस हवाले से। और उस सिचुएशन में अगर औरत रह जाती है, मेरा अपना ज़ाती तौर पे तो मानना ये है कि ये चीज़ रिपीट होती है। अगर आपका एक मरतबा हाथ खुल गया है तो आप में जहन में आपके फतूर ये ज़रूर है कि आप दोबारा उसको मारेंगे, आप रुक नहीं सकते फिर, या तो आपने नहीं मारा वो अलग चीज़ है। आपके ख्याल में क्या ऐसी सिचुएशन में औरत को उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और एक और मौका देना चाहिए, या दैट इज़ इट? शिफा देखें, ये 100% बात करेक्ट है कि एक दफ़ा मर्द का हाथ उठ गया तो फिर वो उठता ही रहता है, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगी कि कितनी खवातीन हैं जो एक थप्पड़ के बाद घर छोड़ के हर चीज़ ख़त्म करके ताल्लुकात करके चली जाती हैं या कर सकती हैं। बहुत सारी खवातीन यही कहती हैं और यही हमने देखा है कि जी कहती नहीं जी एक दूसरा चांस रहना चाहिए, एक थप्पड़ के ऊपर क्या तलाक ले लें, बच्चे इन्वॉल्व हैं, 2 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल रेपरकशंस हैं, कहाँ जाएंगी? अगर घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, घर भी जाएंगी तो बोलेंगे एक थप्पड़ ही तो है, फिर फैमिलीज बैठ में सुलह सफाई करा देती हैं, वापस भेज देती हैं, फिर ये रिकरिंग होता रहता है। मैं यहाँ पर नूर मुकद्दम के केस का हवाला जरूर देना चाहूंगी। नूर मुकद्दम वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, शी ट्राइड टू रन अवे, शादी से इनकार कर दिया बेसिकली। हाँ, व्हाट हैपेंड टू हर, शी वाज, उसका सर काट दिया गया। ठीक है, तो नूर मुकद्दम वाज अ वुमन जो फाइनेंशियली मतलब स्टेबल थी और जा सकती थी वापस अपनी फैमिली के पास, लेकिन वो भी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आसानी से नहीं निकल सकी और इवेंचुअली हमने देखा कि उसकी मौत हो गई। तो ये अच्छी बात है, विच आई विल अप्रिशिएट, कि ये जो सीन दिखाया गया, इसमें हमेशा हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं कि बीवियां या खवातीन कमजोर है, थप्पड़ खा खा के, मार खा खा के घर में बैठी हुई हैं फिर भी चल रही हैं। यहाँ एक औरत ने थप्पड़ मारा, ये अच्छी बात है, गुड, लेकिन अगेन आई विल से कि कितनी खवातीन ऐसी, ऑपरेशन इज नेवर अ चॉइस, दैट मेरा बेसिक इख्तलाफ यहाँ पर है कि हम चॉइस से नहीं अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त या ज्यादती बर्दाश्त करते हैं, हमारी मजबूरी। अच्छा, इसे मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा शर्मिला साहिबा। एक तो ये कि ये ज़ाहिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जुल्म जो है वो तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मतलब हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तानी ख़वातीन जितनी भी हैं वो सब इतनी एम्पावर्ड हों कि वो जुल्म बर्दाश्त ना करें। लेकिन अभी जो बात हुई कि एक तो ये कि वो अगर उसने एक मरतबा कोई चीज़ कर दी, अगर एक मरतबा मर्द ने थप्पड़ मारा तो उसके बाद हम उसे किसी किस्म का कोई चांस नहीं दे सकते। जो दरवाजे बंद करने वाली बात है, क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है? नंबर 1, एक तो मैं इस पर कॉमेंट चाहूँगा कि मतलब हम इससे क्या ये तो साबित नहीं कर रहे कि बस किसी ने एक भी गलती कर दी तो अब उसके लिए कुछ भी वापसी का रास्ता नहीं है, माफी का कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। इट्स जस्ट इट इज वन मिस्टेक, इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक जो कि कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी को तौबा का कोई रास्ता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पहली चीज़ तो ये। और दूसरा ये कि बहुत मरतबा बहुत सारी ख़वातीन जो है वो भी जुल्म कर रही होती हैं, तो उनको भी हमें फिर इसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। क्या इस चीज़ को हम थोड़ा सा इस पर आप हाईलाइट कर सकती? वैसे एक गलती पे तो जाहिर बात है, इतने बड़े बड़े रिश्ते जो हैं वो जिस तरह मैंने कहा कि वो ख़त्म नहीं होते, और अगर कोई करना भी चाहे तो फिर फैमिलीज बैठ जाती हैं, सुलह सफाई इवेंचुअली हो जाती है। और मैं पर्सनली भी इस बात में बिलीव करती हूँ कि अगर एक थप्पड़ मारा, ये एक कोई गलती कर दी मर्द ने या औरत ने, अब डिपेंड करता है उस गलती का क्या मैग्नीट्यूड है, क्या नेचर है, डिपेंड। तो इस तरह नहीं होता कि आप सारे रिश्ते तोड़ के ख़त्म करके जी आप अपने अपने रास्ते चले जाएं। माफी तो अल्लाह ताला भी दे देते हैं ना, तो फिर इंसान तो बहुत छोटी चीज है। तो ये एक डेफिनेटली माफी तलाफी का एक ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन एक हद तक। अगेन वो हद हर इंसान अपनी अपनी जो सिचुएशन के मुताबिक सिचुएशन के हवाले से डिसाइड करता है कि जी कितना उसका थ्रेशोल्ड है। दूसरी चीज ये है कि अगेन आई कम बैक टू माय ओरिजिनल कंटेंशन, और वो ये है कि कितनी खवातीन 10 बार भी थप्पड़ खा के, क्या उनके पास ऐसी फैमिलीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे दे वांट टू वॉक आउट ऑफ अ टॉक्सिक मैरिज? बिल्कुल। अच्छा, हम खवातीन को एम्पावर किस तरह करें? फिर फाइनली इस पर आते हैं कि कैसे एम्पावर किया जा सकता है खवातीन को, ये सिस्टम पूरा कैसे चेंज किया जा सकता है कि जिसमें खातून इस सिस्टम इस प्रॉब्लम में आई ना। बेटों को सिखाएंगे,
जब आप अपने बेटों को सिखाएंगे, जब आप मर्दों की सही तरबियत करेंगे कि औरत से हाथ नहीं उठाना है, औरत को भी स्पेस देनी है, औरत भी उतनी इज्जत की काबिल है जितने आप है। मैंने कहा ना कि औरत का थप्पड़ मार देना, फिर मर्द का थप्पड़ मार देना, फिर मार पिटाई हो जाना, ये मसले का हल नहीं है ना। ये हमें, और अवेयरनेस, आगाही औरतों को किसी, ये आप अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त ना करें, बेशक हाथ ना उठाएं, लेकिन जबान से तो इस पे एहतजाज कर सकती हैं ना, किसी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कर सकती हैं, चुप ना रहें। You know, don't let it just be swept under the carpet. आप उस पर एहतजाज करें, आप उस पर बात करें अपने घर वालों से, उस मर्द के घर वालों से, इस चीज को आप खत्म करें। और फिर देखिए, हम हमेशा ही कहते हैं कि हम अपने बेटों को अच्छी तरबियत दें। ये नहीं है कि मर्द तो भाई हाथ उठाता ही है तो बर्दाश्त करना ही है, ये ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं हो, ये माइंडसेट नहीं है। वी हैव टू चेंज द माइंडसेट, और माइंडसेट विल चेंज व्हेन वी स्टार्ट। लड़कियों को भी ये एम्पावर करना है। 3 साल का बेटा है मेरा, 3 साल का बेटा है, कभी कभी वो अपनी नैनी के ऊपर ऐसे प्यार से मार दे, तो मैं उसको अभी से कहती हूँ, नो यू कांट हिट, यू नो। तो तरबियत उसकी अभी से नहीं है, बच्चा है वो, कभी कभी नाराज होता है, कुछ होता है, तो वो उसको मेड उसको अपना काम नहीं करने देती या टॉय नहीं देती, तो वो उसको प्यार से मार देता है छोटा सा हाथ। मैं उसको अभी से सिखाती हूँ। तो इसी तरीके से जो मर्द हैं उनके माँ बाप, घर वालों को सिखाना होगा। ये नहीं है कि औरत जो है वो घर की बांदी है, गुलाम है, वो तुम्हारी बात सुनेगी, खाना सही नहीं पकाया थप्पड़ मार दिया, कोई बात कर दी थप्पड़ मार दिया, ससुराल अगर मैके ज्यादा जा रही है तो उसको डांट दिया, सास ने डांट दिया, ससुर ने डांट दिया। नो, कभी भी अपने खिलाफ तशद्दुद या ज्यादती बर्दाश्त न करें। बोले तो जरूर ना, एहतजाज बिल्कुल, अपना हाथ अपने तक रखें। और ये तरबियत जो है ये दोनों को करनी होगी, माँ और बाप मिलकर अपने बेटों की तरबियत ये करनी होगी कि अपना हाथ कंट्रोल में रखें, और बेटियों की तरबियत ये करनी होगी कि अगर कभी ऐसी कोई बात आए तो हाथ रोकने की सलाहियत जो है वो उस हाथ को पकड़ कर अपने से दूर करने की सलाहियत भी उनके अंदर होनी चाहिए। ये एम्पावरमेंट जो है तरबियत से आएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन, तरबियत की बात हो रही थी प्रोग्राम के आगाज़ में, आपको हमने बताया था जब हम अपनी इंट्रो स्टोरीज कर रहे थे कि एक तरबियत के हवाले से हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखानी है। बिल्कुल, उसमें एक बच्चा जो है उसकी तरबियत क्या कर रहा है उसका बाप, आपको वो तरबियत दिखाते हैं और फिर हम उस पर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट एक छोड़ के जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉन्डर, कि एक शख्स ने अपने एक बुजुर्ग आदमी को, अपने बच्चे को उकसाया कि वो उस बुजुर्ग आदमी को मारे। पंजाब कॉलोनी कराची का ये वाकया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। ये जरा आप देखें कि वो बच्चे से क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, किस लिए मारा इसने तेरे को? तूने इसको क्या बोला? मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला। हाथ नीचे रख, हाथ नीचे रख, हाथ नीचे रख, खुदा की कसम मैं मार दूंगा। कितने मारा था? कितने मारे? कहाँ मारे थे? मुंह में, गुद्दी पे मार। उस जानता नहीं है तो मुझे बोल। नहीं जानता था भाई, पता था। अब ये जो वाकया हुआ है इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। एक रिक्शा ड्राइवर है, उसने उस बच्चे को डांट दिया और शायद उसने जो है वो उसको एक हाथ भी लगाया। तो उसके जवाब में जिस तरीके से ये वालिद जो है वो अपने बेटे से उस शख्स को पिटवा रहा है, ये दोनों तरफ का एक मामला, अजीब सा मामला है जिसके बारे में हम क्या प्रॉब्लमैटिक ऑन सो मेनी लेवल। बिल्कुल, हर लेवल पे ये प्रॉब्लमैटिक है। देखें, अगर तो उस शख्स ने भी मारा है किसी बगैर इजाजत के किसी बच्चे वगैरह को, तो वो तो एक है, वो तो एक पल गई है, एक पूरी पौध है जो कि पल गई है और पाकिस्तान में इस वक्त जी रही है। लेकिन उनकी जो औलादें आगे आएंगी, जो इस साइज के, इस उम्र के छोटे बच्चे हैं, इन्होंने जब बड़े हो जाना है तो इन्होंने बड़े होकर फिर क्या बनना है और हमें क्या बना रहे हैं, फिर ये आप लोग बेहतर। हमें गौहर रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। मुझे ये बता, बोला उसने। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? जी गौहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हेलो। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाला मामला है, इस हवाले से जो आपने ये सीन किया, क्यों चूज़ किया था इस सीन को, और इस सीन में क्या मैसेज दिया गया है आपकी तरफ से? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सिंपल है उस सीन का मतलब कि उसके अंदर जो एक डिपिक्शन है कि औरत किस तरीके से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खड़ी हो सकती है और किस तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है, उसका एक आइडिया दिया गया है। और इस वजह से मैंने ये सीन किया था कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा मुनासिब लगी थी कि हमेशा हमारी सोसाइटी के अंदर औरत को सप्रेस ही किया गया, ठीक है, हमेशा उसको मजलूम ही दिखाया गया है, हमेशा उसको मिजरी में ही रखा गया है, कभी एम्पावर नहीं किया गया। हमेशा ये देखा गया है कि नैरेटिव को इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए गए हैं कि जी टीआरपी की खातिर
TRP चाहिए तो एक चपेड़ करा दो, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें देखी गई। सो जब ये ड्रामा आया लापता, और इसके अंदर जब ये एक सीन था, तो मुझे सिर्फ ये अच्छा लगा उसके अंदर कि उसके अंदर जो एक डिपिक्शन है कि औरत को एम्पावर्ड भी किया गया है, वो हौसला इस पर जो डिबेट चल रही है, औरत अपने आप को डिफेंड भी कर सकती है। इस पर जो डिबेट है वो ये है कि अगर कोई औरत इस तरह करती है कि थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मारती है कोई औरत, तो उसके लिए और बहुत सारे रेपरकशंस हो सकते हैं, उसके लिए उसका जीना मुश्किल हो सकता है, उसके साथ तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो उससे कैसे डील किया जाएगा फिर? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अभी क्या जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, क्या उनका जीना अभी आसान है? नहीं है। नहीं, उनका जीना तो अभी भी कोई ख़ास आसान नहीं है। जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं ऑफ द सोसाइटी, जिनमें ख़वातीन होती हैं, जहाँ पे ये इतना ज़्यादा जुल्म होता है, वो अभी भी कोई ख़ास इतने सुकून में नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात, टू बी रियली ऑनेस्ट, इस जनरेशन की नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि इस जनरेशन के लिए तब तक नहीं हो सकती ये बात जब तक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट ना की जाए। वो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल अथॉरिटीज़ ही सेट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीनार पाकिस्तान का भी केस हुआ, लेकिन कोई एग्जाम्पल अभी तक सेट नहीं की गई, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल जब तक सेट नहीं होगी ना, तब तक तरबियत की जो बात की जाती है कि जी तरबियत की जाए, वो इस जनरेशन की नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ से आने वाली जनरेशन की तो तरबियत हो सकती है, ठीक है वो, और जिसको एक पूरा डेकेड चाहिए कि माइंडसेट बन चुका है, तो पूरा डेकेड चाहिए इस माइंडसेट को चेंज होने के लिए, उसको एक टाइम लगेगा। नेचुरल सी बात है, आप आज से तरबियत करना शुरू करेंगे एक बच्चे की, ठीक है, जब तक वो 20 या 22 साल का होगा, वो एक शऊर आएगा उसके अंदर, ठीक है, वो एक प्रॉपर प्रोसेस है। लेकिन इस जनरेशन की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, और जो लोग मम्मी ये कहते हैं कि जी तरबियत करनी चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है, तरबियत करनी चाहिए, लेकिन अब जो हालात देखने में आ रहे हैं, तरबियत से तो बात बहुत आगे जा चुकी हुई है, बातों से भी बात बहुत आगे जा चुकी हुई है। अब तो इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, और सिंपल बात है कि एक ऐसी सख्त किस्म की एग्जाम्पल सेट की जाए कि कोई भी इस तरह का ना मर्द, ठीक है, कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले कोई करोड़ों दफ़ा सोचे, ठीक है, कि अगर मैंने कोई इस तरह की हरकत की, फिजिकल अब्यूज़ किया या हरासमेंट की, या फिर मैं कहता हूँ वर्बली भी कुछ कहा, बिल्कुल ठीक है, तो उसके रिपरकशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर जब तक चोरी की सज़ा हाथ काटना थी, ठीक है, आप तब के स्टैट्स उठा के देख लें, और जब ह्यूमन राइट्स आई और ये सारा लॉ उन्होंने मामला ख़त्म करवाया वहाँ से, ठीक है, आप उसके बाद के आप लॉ स्टैट्स उठा के देख लें, बिल्कुल ठीक है ना। तो सजा होती है तो उसकी वजह से लोग सोचते हुए भी डरते हैं, बिल्कुल सजा जो है वो एक डेटरेंट तो होता है, और हमारे यहाँ पर एक मामला ये चल रहा है कि सजा को खत्म कर दो, सिर्फ तरबियत की बात करो, तरबियत और अभी तक हमारे यहाँ देखे ना, हाँ एग्जैक्टली। और दूसरी बात अगर आप देखें, हमारे यहाँ मुझे नहीं समझ आ रही कि किस चीज़ का इंतजार हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हर रोज एक से बढ़कर एक बिल्कुल ये ऐसा वाकया हो जाता है कि आप हैरान परेशान रह जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मीनार पाकिस्तान, मोटरवे, कसूर, ठीक है, इस और अनगिनत मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अथॉरिटीज जो हैं वो किस चीज का इंतजार कर रही हैं अभी तक। अथॉरिटीज के मुताबिक तो अथॉरिटीज काम कर रही हैं कि जी हाँ, वो काम कर रही हैं, अब हमें नजर नहीं आ रहा तो हम अंधे हो गए हैं। क्या काम हो रहा है। लेकिन ये है कि गौहर साहब आखिर में जाते जाते शर्मिला का पॉइंट ये था, आपसे पहले शर्मिला ने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि औरत के लिए ये जो ऑपरेशन में रहना है ये चॉइस कभी भी नहीं होता, ये उसकी मजबूरी है कि वो बच्चों की वजह से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल ना सके या घबरा जाए, डर जाए, लेकिन ये चॉइस नहीं है। आपसे उनकी बहस जो थी वो इस बात पे थी, उन्होंने कहा कि मैंने गौहर को ये बात की कि ये चॉइस कभी भी नहीं होती औरत की, उसके पास ऑप्शन कोई और नहीं होता, इसलिए शी इज स्टेइंग देयर। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जरूरत नहीं है ये बात करने की, ठीक है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी नज़र में जो अभी शर्मिला जी ने बात की कि जी वो अपने बच्चों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, ठीक है, वो मम्मी सहती है, तो हमने ये भी देखा है हमारी ही सोसाइटी के अंदर
कि ऐसी भी ख़वातीन हैं जो इस तरह की रिलेशनशिप में थीं और उन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है, कि मैं अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी कहीं ना कहीं जालिम को शय दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं अपने बच्चों को लेकर सिंगल पेरेंटिंग करके मैं उनको पालूंगी। ऐसी एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, जो कि मेरी नज़र में उन औरतों की बहुत रिस्पेक्ट है ना। तो ये बात तो इधर जाहिर हो गई कि कहीं ना कहीं आपके पास चॉइस तो है, क्योंकि जो बात शर्मिला जी कह रही हैं कि वो बच्चों की वजह से चुप हो गई, ठीक है, वो डर में चुप हो गई, डिवोर्स के डर में चुप हो गई, इन टैबूस की वजह से वो चुप हो गई, वो सह गई, वो पी गई, ठीक है, ये कहीं ना कहीं माइंड सेट है। हाँ, बिल्कुल सही, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अगर तुम्हें तलाक हो गई, तलाक हो गई तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसी माइंडसेट को चेंज करना है और अपनी खवातीन को एम्पावर करना है। पसंदीदा अमल है, एक नापसंदीदा अमल है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। अगर आप एम्पावरमेंट की बात करती हैं ना, अगर आप एम्पावरमेंट की बात करती हैं तो आपको सबसे पहले डर खत्म करना है। बिल्कुल, ये डर खत्म होगा तो खातून एम्पावर्ड हो जाएगी, ये चीज खत्म करनी है, पूरे माशरे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम गौहर रशीद साहब, हमारे साथ वक्त दिया आपने। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, आपसे हम माजरत भी करेंगे और इजाजत भी चाहेंगे। एम्पावर करना है खवातीन को और तरबियत करनी है इस माशरे की। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, डाइवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मकी बदले मकां बदला, ज़मी बदली ज़मा बदला, बदली मईशत हमारी यहाँ ज़मीन व आसमान बदला, न बदली मईशत हमारी यहाँ ज़मीन व आसमान बदला। वफाकी वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपये के इजाफे के बाद 123 रुपये 30 पैसे का हो गया है, मुबारक हो। और मुल्क में सोने की जो फ़ी तोला कीमत है उसमें भी 900 रुपये का इजाफा हो गया है और वो तकरीबन 1,13,000 रुपये के करीब पहुंच गई है, मुबारक हो। और उसके अलावा डॉलर जो है उसकी भी ऊंची उड़ान है, डॉलर मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह 170 रुपये तक पहुँच गया, मुबारक हो। और इसके अलावा आटे, चीनी वगैरह वगैरह की कीमतों के हवाले से तो हम बात सुनते ही रहते हैं कि वो भी एक महंगाई की लहर है जो हमारा पीछे नहीं छोड़ रही, उसके हवाले मुबारक पहले ले लें। अब बोलें। उसके हवाले से वजारत जो वजीर जो खजाना है शौकत तरीन साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने दावा किया कि आटा, चीनी वगैरह जो है ये सस्ती होने लगी है। वो कोई सब्सिडी वगैरह की भी बात कर रहे हैं। देखते हैं कि मामला क्या है और क्यों ये जो हमारी कौम है इस कदर मुबारकबादों की मुस्तहिक हो गई है। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल साहब, आप हमें किस चीज़ पर मुबारकबाद देंगे और क्यों, बताएं। मैं आपको इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि आपको अल्लाह ने नया दिन देखना मुबारक किया और आप लोग हंसी खुशी ये बातें बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये शौक को एब्जॉर्ब करने की सकत रखते हैं, बाशमूल पूरे मुल्क। सर ये वो वाला मामला नहीं है, ये वो है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नहीं, इतनी मुस्कुराहट नहीं होती अगर छुपना होता तो। बिल्कुल। तो सर बताइए ये मामला है क्या वैसे? अगर हम चले डॉलर पे सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं कि डॉलर की क्या सूरत हाल है और क्यों सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको ना बताता हूँ कि हालात कल रात को डिप्टी गवर्नर ने बताए थे, मैं एक हफ्ते से बात बता रहा हूँ। मैं आपको 2 साल पीछे लेके जाता हूँ। 26 जून 2019 उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट था 166 रुपए, यानी कि 2 साल 2 महीने पहले। फिर वो कम होके 155 रुपए हुआ। फिर पिछले साल पेंडेमिक आया तो तकरीबन अप्रैल के महीने में एक्सचेंज रेट वापस 155 से 168 रुपए हुआ, यानी डॉलर की कीमत। और फिर वो 168 से कम होते होते इस साल मई में 153 रुपए हुआ। और फिर अब जो है कल यानी कि जो सबसे हाईएस्ट सतह लगी थी 159 रुपए 70 पैसे लगी थी। सही। और मैं ये कहता था कि ये अब हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। जैसे हालात चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है अपना रंग तब्दील करता है ताकि जो है मुल्क को बचा सके। जैसे अगर हमारी फॉर एग्जांपल कोई हमें वायरस अटैक कर रहा होता है तो हमारे अंदर से जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, तो हमारी जिस्म की हरकत वैसी नहीं रहती जैसे हम आम दिनों में होती है जब वायरस अटैक नहीं कर रहा होता। तो इसी तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का भी यही काम है। अब कल जो है 159 रुपए 70 पैसे था, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 167 रुपए 70 पैसे, यानी 167 रुपये 70 पैसे हो चुका है।
सिर्फ एक स्टेटमेंट रात को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक टीवी शो में बैठ के बोला कि जो स्पेकुलेटर्स हैं वो नुकसान उठाएंगे। इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो वो क्यों है ये भी सुन ले आप। तारीख के हाईएस्ट एवर रिजर्व 27 अरब डॉलर हमारे पास है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, रेमिटेंसेस बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। अब ये क्यों हुआ ऐसा ये भी सुन लें। हमारा दरामदी बिल एकदम शूट अप हुआ, उसकी वजह इंटरनेशनली इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना खलबली मच गई है, उर्दू में एक वर्ड है। तेल की कीमत डबल, खाने की तेल की कीमत डबल, स्टील की कीमत डबल, प्लास्टिक की कीमत डबल। माल बरदार जहाज जो $1000 में सामान चाइना से लाता था, यहाँ वो $9000 उसका रेट हो गया। आखिर इन सब की जो है आपने प्लानिंग नहीं की होती और एकदम अगर डॉलर आउटफ्लो हो जाता है। इसीलिए स्टेट बैंक ने जो है अब एंटीबॉडी सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर दिए, ताकि माजी की तरह ये ना हो कि डार साहब फिक्स कर दिया आपने और फिर उसी तरीके से पूरी इकोनॉमी उसी पर खड़ी। मुजम्मिल साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक और आर्टिकल आया है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि $5.8 बिलियन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान में डॉलर्स इंजेक्ट किए हैं पिछले 3 सालों में, और पिछले सिर्फ 3 महीनों में $1.2 बिलियन इंजेक्ट किए हैं। और ये चीज़ बेसिकली तहरीक इंसाफ की फिलॉसफी के भी खिलाफ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो पता नहीं किसने कह दिया ये फिलॉसफी के खिलाफ है। और ये जो मैं अब समझ गया कि वेयर दिस कम फ्रॉम, एक अखबार है वो जी, उसकी हेडलाइन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स $1.2 बिलियन टू स्टेबलाइज रूपी। 3 साल से करती है। उस नादान शख्स से ये पूछेगा कि पिछले 3 सालों में स्टेट बैंक ने मार्केट से डॉलर कितने खरीदे। उस नादान शख्स से ये पूछेगा कि अगर वो डॉलर फेंक रहे हैं तो स्टेट बैंक के रिजर्व्स कैसे बढ़े। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि स्टेट बैंक कोई पापड़ और चने का काम नहीं करता। स्टेट बैंक का काम है चीजों को रेगुलेट करना, मैनेज करना। और अगर कोई, जैसे कानून होता है ना, हरकत में आती है, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो कानून उसको फिर डंडे मारता है। ठीक है ना। तो अगर स्टेट बैंक ने कहीं पे डॉलर फेंके हैं, अगर फेंके हैं, पहले तो इसका सबूत ही नहीं दिया ना उस बेचारे ने, कह रहे हैं मेरी सोर्सेस। कोई सोर्सेस क्या होती है, सबूत दो, नंबर्स आते हैं स्टेट बैंक के। और अगर ऐसा कुछ किया है स्टेट बैंक ने तो स्टेट बैंक का ये राइट है, स्टेट बैंक को ये कानून इजाजत देता है। और स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स के टारगेट से बहुत ऊपर है। तो ये वो लोग हैं जो मायूसी फैलाने के लिए रोजाना उनकी एक खबर आप देखेंगे, एक कोई उनकी बातों पे कान ना धरे, 3 सालों में निकाल लें कि उस आदमी को कोई चीज अच्छी लगी हो। ठीक है, लेकिन अब ये जो आटे की कीमत का मामला है, मिसाल के तौर पर ये आटे की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई में इजाफा हो गया, ये तो आवाम को भी अच्छी नहीं लगेगी ना ये बात। तो ये कैसे कंट्रोल में आएगी, इसका कोई इलाज होने वाला है? देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क की बर्बादी कैसे हुई है। हमारे मुल्क की बर्बादी हुई है गरीब गरीब बोल के अमीर ने फायदा उठाया है। पहले तो ये बात समझ लें, कभी कोई 74 साल में गरीब आदमी को कोई बराह रास्त फायदा मिला है इस मुल्क में? सिर्फ यही जो गरीबों के नारे लगाते हैं, हम मजलूमों की आवाजें लगाते हैं, हर साल उनकी वेल्थ देखा करें कितनी बढ़ती है और एक गरीब आदमी की वेल्थ कितनी बढ़ती है। बात यह है कि अगर आलमी मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ रही है, आप मुझे एक बात बताएं, मैं अभी आपको कहूं कि आज से आप फ्री में काम करना शुरू कर दें, तो आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन इसका इलाज तो है ना, आगे कैसे कह सकते हैं वो जो नहीं आप अच्छे दिन आएंगे या कैसे कह सकते हैं? नहीं, अच्छे दिन का मतलब ये होता है, देखें अच्छे दिन अभी वो शर्मिला फारूकी आप ही के थोड़ी देर पहले मैं सुन भी रहा था जी। तो शर्मिला फारूकी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट की थी कि जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो 103 रुपए पेट्रोल था और आज 100 पता नहीं कितने रुपए। तो मैंने उनको याद कराया, जवाब तो नहीं दिया उन्होंने ट्वीट पे। जब सिंध हुकूमत ने 2013 से लेकर 2021 तक 150% तनख्वाहों में इजाफा किया। कितना? 150% तनख्वाहों में इजाफा किया। तो जो मईशत है ना, मईशत को कभी भी आप आइसोलेशन से ना देखें, आप ये देखें कि प्लस क्या है माइनस क्या है। तो ये समझाने की जरूरत है, ये तरबियत करने की जरूरत है। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो उल्टी सीधी लोग अखबारों में खबरें लगाकर और ये जो गेमें खेलते हैं और मायूसी फैलाते हैं, अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। रोजाना मार पड़ती है हमारे जैसे लोगों से, क्योंकि हम डेटा से बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। और ये जो है ना, लोगों को भी समझ आ गया है। अभी ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ जाना, ये आपको मैंने बात की ना कि अभी जो माल बरदार जहाजों के रेट बढ़ गए हैं। मुझे एक दिन बता दें पिछले 15 दिन, महीने, 2 महीने में जब से ये हो रहा है, किसी एक बिजनेसमैन ने बोला हो कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, क्योंकि दे अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए हैं दुनिया से। और ये कनेक्ट कराया किसने?
इस हुकूमत ने और हमने। लेकिन कौन शोर मचाता है? रोजाना आके ये जो है इस तरह के 2-4 अखबार नवीस हो गए, 3-4 जो है अपोजिशन के लोग, ये शोर मचाने वाले हमेशा मौजूद रहेंगे। बस हमें जो है वो अपना एनालिसिस मजबूत करना है और नंबर्स और डेटा से बात करनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।